Good evening to you all. Today we are going to start our chapter number 6 electric current and circuit. Clear? अपन अब कुछ दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में इंटर करने वाला है. ठीक है, चलिए. तो आपने तो सर्किट के बारे में तो सुना ही होगा, मुन्ना भाई वाला नहीं. ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात चल रही है. चलिए, ये चैप्टर को समझने के लिए छोटा सा एक एक्टिविटी है, उसको देखते हैं. इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए अपन एक छोटा सा एक्टिविटी देखते हैं. ठीक, यहाँ पे केस 1, केस 2, केस 3 लिया गया है. इसमें क्या किया, एक सिंपल एक बैटरी लिया है. ठीक है, वही जो आपका जो वॉच है उसमें जो सेल लगता है. ठीक है, और दूसरा बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं. एक वायर लिया है, इलेक्ट्रिक वायर. बल्ब लिया है छोटा सा जो आता है. ठीक है, और केस 1 में क्या किया है, ये जो वायर है उसको ऐसा कुछ कनेक्ट किया है. आप देख सकते हैं प्लस माइनस ऐसा कुछ रहता है, यहाँ से ऐसा कनेक्ट कर दिए. अब दो वायर के बीच में अपन दोनों वायर को किससे कनेक्ट कर दिए, नल से. ठीक है, आयरन नल जो आता है उससे कनेक्ट कर दिए. तो क्या देखने को मिलता है अपने को, जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है. क्लियर. फिर सेकंड केस में हमने क्या किया, जो आयरन नेल है उसका रिप्लेसमेंट किया किससे, पेंसिल से. वुडन जो पेंसिल रहता है वुडन का, ठीक है, वो पेंसिल यूज किए. तो अब क्या देखने को मिला कि जो करंट है वो फ्लो नहीं हो पाता और उसके चलते जो बल्ब है ग्लो नहीं कर पाता. ठीक. फिर थर्ड केस में हमने क्या किया, ये जो वायर है उसको ओपन कर दिया. इससे पहले दोनों केस में क्लोज था, अब हमने ओपन कर दिया. फिर भी अपने को क्या देखने को मिलता है, ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता. तो ये जो एक्टिविटी है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है. फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि करंट फ्लो करने के लिए, ठीक है, करंट फ्लो होने के लिए क्लोज सर्किट का रिक्वायरमेंट रहता है. ठीक है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो सकता. यहाँ से देख सकते हैं आपके पास वायर भी है, आपके पास बैटरी भी है, आपके पास बल्ब भी है, फिर भी बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है. क्यों, क्योंकि यहाँ से ओपन है. तो याद रखना, करंट फ्लो होने के लिए क्लोज सर्किट जरूरी है. ठीक है, फिर क्लोज सर्किट तो जरूरी है, उसके साथ साथ यहाँ से देख सकते हैं यहाँ भी फर्स्ट केस में क्लोज है और सेकंड केस में भी क्लोज है, लेकिन सेकंड केस में जो बल्ब है ग्लो नहीं करता. तो इससे कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है. अब कंडक्टिंग मटेरियल का मीनिंग क्या होता है, जो करंट को अलाउ करे. ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो हो सके, उसको इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोलते हैं. ठीक. अब ये जो आयरन नेल है वो क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर. ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल है. तो यहाँ से करंट को अलाउ कर रहा है और ये बल्ब ग्लो कर रहा है. लेकिन यहाँ पे जो पेंसिल है वो वुड का बना हुआ है. ठीक है, और जो वुड है वो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, मतलब करंट को अलाउ नहीं करता. ठीक है, तो इस तरह से बल्ब ग्लो नहीं करता. दो कंक्लूजन मिला. सबसे पहला क्लोज सर्किट रहना चाहिए, और दूसरा बात जो वायर्स है वो कंडक्टिंग वायर रहना चाहिए. ठीक है, चलिए. तो आपने अभी तक बहुत सारी जगहों पे करंट सुना होगा. ठीक है, करंट जानते भी हो, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये आपको पता नहीं है. घर में भी सुनते होगे करंट लग गया, ये लग गया, वो लग गया करके. ठीक है, तो करंट एक्चुअल में होता क्या है उसको समझते हैं. आखिर क्या चीज है जो बल्ब को ग्लो करता है. ठीक है, ऐसा क्या पावर रहता है उसमें जिसके चलते बल्ब ग्लो हो जाता है. तो एक्चुअल में है करंट है क्या. ठीक, तो करंट क्या होता है, देखिए एक्चुअल में होता क्या है. ये मैंने एक वायर बनाया. ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर, ये इलेक्ट्रिक वायर. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक वायर को मैंने जूम करके बनाया. ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. ठीक है, साइड से देखेंगे तो ऐसा ही कुछ उसका थिकनेस रहता है, अलग अलग थिकनेस का रहता है, और इसका लेंथ है. ठीक, आप सभी को पता होगा, क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, हर एक जो मटेरियल रहता है, दुनिया का हर एक मटेरियल जो रहता है वो मॉलिक्यूल से मिलके बने रहते हैं. ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल्स है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. ठीक है, आप सभी को पता होगा ये बात. ठीक, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. जो कोई भी मटेरियल रहते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने रहते हैं. ठीक है, उसको भी अपन डायरेक्टली देख नहीं पाते, और जो मॉलिक्यूल हैं वो छोटे छोटे एटम से बने रहते हैं. ठीक है, अब एटम क्या होता है, तो एटम के बारे में आप सभी क्लास 9th में पढ़ चुके हो. जैसे आपका जो एटम का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है. ये सभी क्या है, एटम के एग्जाम्पल. इसको एलिमेंट भी बोलते हैं. ठीक है,
मतलब अब ये जो एलिमेंट है उसके अंदर और क्या चीज रहते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीज रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका भी एक चैप्टर पढ़ चुके हैं आप क्लास 9th में। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहता है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, कोई भी जो एटम है उसका जो सेंटर पोर्शन होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, उस न्यूक्लियस में क्या क्या चीज रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, उसके बाद इसके अराउंड ऑर्बिट रहते हैं, अलग अलग ऑर्बिट। ठीक है, ये देख सकते हैं अलग अलग ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा चार्ज कैसा रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो निगेटिव रहता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव रहता है, और न्यूट्रॉन में तो कोई भी चार्ज नहीं रहता। ठीक, तो ये एटम के अंदर की बात है। तो ये भी जो वायर है एक मटेरियल है, ये जो मटेरियल है वो मॉलिक्यूल से बने हैं। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल है वो किससे बने हैं, एटम है, और एटम के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। तो अपन बात किसकी करते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई भी योगदान नहीं है। जो भी योगदान है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, वही बस रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए। तो होता क्या है, जब ये जो वायर है उसको अपन किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसको ईएमएफ मिलता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको अपन अदर वर्ड में वोल्टेज भी बोलते हैं, तो उस वोल्टेज के चलते क्या करने लगता है, वो मूव करने लगता है, ड्रिफ्ट करने लगता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ऐसा मूव करने लगेगा उसी फोर्स के चलते, इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते, जो कि कहाँ से मिलेगा, उसको बैटरी से मिलेगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करते करते कहाँ पे जाएंगे, बल्ब में जाएंगे। ठीक है, तो बल्ब के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बल्ब के जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स हैं, उससे क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, और कोलाइड करने के बाद दोनों में जब कोलिजन होगा तो कोलिजन होने के बाद अपने को क्या मिलेगा, एक लाइट मिलेगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे दो पत्थर आपस में टकराते हैं तो क्या बनता है, लाइट बन जाता है। ठीक है, तो वही फिनोमेना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार अपने को लाइट के फॉर्म में ही देखने को मिले, इसका बहुत सारा अलग अलग क्या बोल सकते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म होते हैं, तो इसमें से एक अपने को लाइट एनर्जी के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इसका और फॉर्म है, जैसे फैन है, तो फैन में मैग्नेटिक पावर आ जाता है उसमें। ठीक है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और उसके साथ साथ फिर मैकेनिकल एनर्जी मिलता है उसको। ठीक है, तो इस तरह से बनता है क्या, करंट। ठीक, अब डेफिनेशन के फॉर्म में देखा जाए तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये रेट का मतलब क्या है, टाइम से। ठीक है, पर यूनिट टाइम। क्लियर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज बार बार बोलूंगा, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अपन Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, यहां से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, N इंटू ई अपॉन टी। Q मतलब क्या है, टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज इंटू 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। जरूरी नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो, उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसको N से इक्विवेलेंट कर सकते हैं इसको, Q इज इक्वल टू N, ठीक, अपॉन टी। मतलब पर सेकंड, एक सेकंड में कितना सारा जो चार्ज है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहा है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको बोलते हैं, इसको। जैसे ये, इसका मतलब ये है, ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा बनाया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा बनेंगे। ठीक, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इतना जो एरिया है उसको पर सेकेंड कितना सारा चार्ज क्रॉस कर रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। कैपिटल आई इज इक्वल टू Q अपॉन टी। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम, NE अपॉन टी, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। अब यूनिट क्या है, तो यूनिट करंट का एम्पियर, करंट को मेजर करने का यूनिट एम्पियर। जैसे मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, मिनट, ऐसे होता है। तो उसी तरीके से करंट को मेजर करने के लिए जो अपन यूनिट यूज करते हैं, एम्पियर। ठीक है, अब ये जो एम्पियर है वो साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, देख सकते हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट सर एंड्री मैरी एम्पियर। ठीक है, इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो एम्पियर है वो 1 कूलम अपॉन
1 सेकेंड, ठीक है। कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट है, ठीक है। ये जो क्यू है ना, क्यू का यूनिट कूलम, ठीक है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो कूलम पर सेकंड इज इक्विवेलेंट ऑफ एम्पियर। अब यहां से एक चीज और देख सकते हैं, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ये मिली और माइक्रो मतलब छोटा यूनिट यूज करते हैं। एम्पियर तो है ही, एम्पियर से छोटा में मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो मिली का मतलब याद रखिएगा कहीं भी 10⁻³ और माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। इसके बाद और छोटा में आएंगे तो नैनो, तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, ठीक है। ये छोटे क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे टाइम को अपन और में भी यूज करते हैं, ठीक है, और मिनट भी यूज करते हैं और सेकंड भी यूज करते हैं। हर जगह अलग अलग चीज का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से छोटा यूनिट के लिए मिली और माइक्रो, और नॉर्मल के लिए डायरेक्ट एम्पियर, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।